तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है टिश्यूज। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज जो है वो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको नोट करना है। ये सारा एक ही फ्लो चार्ट में आपका प्लांट टिश्यू की समरी है। एक टाइप से प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज और परमानेंट प्लांट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज वो होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और सभी ग्रोइंग पॉइंट्स पे पाई जाती हैं। और परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? जो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब यंग होते हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं, और जब इन्हीं की सेल्स क्या होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं या डिवीजन करना बंद कर देती हैं, तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो परमानेंट सेल्स होती हैं। उसके बाद परमानेंट सेल्स में भी आपको 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव और कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव सेल्स जो होती हैं वो एपिडर्मिस कहलाती हैं, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। सपोर्टिव में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होती हैं, ये भी आपकी सरल स्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं। और कंडक्टिंग टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या जटिल जो संवहन ऊतक होते हैं वो भी परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में बताया गया कि जाइलम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम जो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो पौधे की जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है, जहाँ पे भोजन का निर्माण हुआ है, पौधे के अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों मिलकर के भोजन को जगह जगह तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसमें होता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो है वो मृत कोशिकाएं होती हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये आपकी जीवित सेल्स होती हैं। जाइलम में जो है वो डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में कल नोट कर चुके थे, हमने जस्ट रिवाइज कर लिया। हम आगे बढ़ेंगे, हम जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बच्चों, इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं हम इनकी बात करेंगे। इपिथेलियल टिश्यूज हमारे शरीर में जो भी त्वचा है, हमारे अलग अलग अंगों की जो बाहरी सरफेस है, लाइनिंग है, हमारे मुंह के अंदर की जो कैविटी है उसमें जो लाइनिंग है, वो सभी के सभी इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज के बने हुए होते हैं। दे फॉर्म बैरियर्स टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स सेपरेट। यानी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये अलग अलग अंगों को जो अलग करने के लिए जो दीवार का निर्माण करते हैं, बैरियर का निर्माण करते हैं, वो कौन करते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं, या एपिथेलियल ऊतक उसका निर्माण करते हैं। कौन कौन सी पार्ट में ये होता है? द स्किन, आपकी त्वचा में। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी मुंह के अंदर की जो अंदरूनी परत है उसमें। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिकाओं की जो दीवारें हैं उसमें। और लंग अल्वियोलाई, यानी आपकी फुफ्फुस की कोशिकाओं का जो कवरिंग है, जो परत है, उसमें आपकी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है उनकी लाइनिंग में सब जगह पे क्या चीज मौजूद होती है? एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होती हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं टाइटली पैक्ड होती हैं और फॉर्म करती हैं क्या? एक कंटिन्यूअस शीट। यानी कि जैसे आजकल घर बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि हर दीवार बनाने के लिए केवल ईंट का ही चुनाव नहीं किया जाता। हर दीवार आजकल एक प्लास्टिक की शीट से, कांच से या एल्युमिनियम की शीट से भी अलग अलग किया जा सकता है 2 कमरों को। तो उसी तरह से
ये जो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये सेल्स को ऐसे सेट होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं कि टाइटली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूअस शीट का निर्माण करते हैं। कंटिन्यूअस शीट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस, दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं के बराबर होगा, स्पेस नहीं होता होगा, एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं ये इपिथेलियल टिश्यूज मिलकर के। द सेल्स हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, यानी इन सेल्स के बीच में सीमेंट का क्या काम होता है? सीमेंट का क्या काम होता है बच्चों? घरों की दीवारों में ईंटों को जोड़ने के लिए बीच बीच में सीमेंट लगाया जाता है। तो सीमेंट का क्या काम होता है? दो ईंटों को जोड़ने का काम होता है। तो यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में केवल थोड़ी मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल होता है और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अंतर कोशिकीय स्थान नगण्य होता है या नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। मतलब जैसे दो कोशिकाएं हैं, इस तरीके से कोशिकाएं हैं, तो ऐसे में बीच में केवल हल्का सा मोटी परत है, यहाँ पे हल्की सी सीमेंटिंग मटेरियल है, दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम तो कर रहा है लेकिन बीच में कोई स्थान नहीं छोड़ रहा। तो ये क्या हो गया? इपिथेलियल टिश्यूज जो है उनके बीच में केवल सीमेंटिंग मटेरियल थोड़ा सा होता है जिससे ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, पर इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। द इपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। अब ये इपिथेलियम जो है ये इसको सेपरेट हम कर सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, नहीं इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। हम जंतु ऊतकों के बारे में, इपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इपिथेलियल टिश्यूज आपके 3 प्रकार के होते हैं और इसमें से स्क्वैमस जो है ये 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज क्या क्या? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर और फंक्शन के आधार पे इपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर इपिथेलियम। ये क्या है? ये आकारों के नाम है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो इसके शब्द जो है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्यूब का आकार, कॉलमनर यानी कॉलम का आकार। अब इसके आकार के आधार पर इपिथेलियल सेल्स जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। यदि वो फ्लैट हैं, यदि वो चपटी हैं तो वो स्क्वैमस कहलाती हैं। अगर वो क्यूब शेप्ड हैं तो क्यूबॉइडल कहलाती हैं, और यदि वो लंबी लंबी हैं, खंबे के आकार की हैं, कॉलम के आकार की हैं, तो कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स कहलाती हैं। स्क्वैमस जो है ये 2 प्रकार की हो सकती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, है ना। तो पहले आप ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे। इसको हम स्क्वैमस को हम हिंदी में शल्की कहते हैं, क्यूबॉइडल को हम घनाकार कहते हैं और कॉलमनर को हम स्तंभाकार कहते हैं। है ना। 3 प्रकार की आपकी इपिथेलियल टिश्यूज पाई जाती हैं। शल्की इपिथेलियल ऊतक, आपका क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार इपिथेलियल ऊतक, और कॉलमनर यानी कि स्तंभाकार इपिथेलियल ऊतक। इसमें से शल्की वाला जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो सरल शल्की ऊतक और दूसरा आपका स्ट्रेटिफाइड शल्की ऊतक होता है।
अब आकार के आधार पे बच्चों इपिथेलियल सेल्स जो है फ्लैट होती हैं, स्क्वेमस वाली जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, यानी चपटी होती हैं, क्यूब शेप्ड यानी कि क्यूब के आकार की होती है ना, क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब के आकार की, घनाकार, और इलोंगेटेड लंबी लंबी खंबे के आकार की, यानी स्तंभ के आकार की होती हैं, स्तंभाकार होती हैं। आकार के आधार पे 3 प्रकार की इपिथेलियल टिश्यूज या इपिथेलियम ऊतक होते हैं। इपिथेलियल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपने देखा। ये आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट कर लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेंगे। अब इनकी डायग्राम के आधार पे हम संरचना इसकी देखेंगे कि एक्चुअल में ये दिखते कैसे हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं जो भी डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें से कौन सा है? ये आपका स्क्वेमस इपिथेलियम है। सेल्स के आकार की बात हो रही है तो ये आपका स्क्वेमस या शल्की इपिथेलियम है, शल्की एपिथेलियम या स्क्वेमस। ठीक है, ये कैसा है? क्यूब लाइक सेल्स। आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्यूब का आकार कैसा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार। और ये क्या है? इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल्स, लंबी लंबी या स्तंभ के आकार की संरचनाएं, स्तंभाकार। ये कौन सी होती है? स्तंभाकार एपिथेलियम, है ना। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नीचे की तरफ होती है, ठीक है, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब इसको अगर एक एक को अलग अलग समझने की कोशिश करें तो टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज आपको पढ़ना है ना, इपिथेलियल टिश्यूज के अलग अलग प्रकारों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो है, स्क्वेमस इपिथेलियल जिसको हम कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम जो आपका शल्की एपिथेलियम है, इसमें मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एक तो सिंपल होता है, एक स्ट्रेटिफाइड होता है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ थिन एंड फ्लैट सेल्स। सिंपल का मतलब है कि फ्लैट सेल्स की एक सिंगल लाइन होगी, फ्लैट सेल्स की एक सिंगल लाइन होगी। ये कैसी हो गई? ये आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम हो गई, जिसमें फ्लैट सेल्स की एक सिंगल पतली लाइन होगी। द सेल्स आर वेरी थिन विथ अ डेलिकेट लाइनिंग, जिसकी जो लाइनिंग होगी, ये जो बाहर वाली लाइनिंग है, ये बहुत डेलिकेट होगी, बहुत नाजुक होगी, बहुत पतली होगी। कुछ एग्जाम्पल्स आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम के हैं। कहाँ कहाँ की लाइनिंग? जैसे माउथ की, इसको यू कैन फील, आप महसूस भी कर सकते हैं। आपका जो मुंह के अंदर का, आपका जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहिका है, उसके अंदर का, आपके तालू का जो लाइनिंग है, आपके यहाँ अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, गाल के अंदर की साइड में, वो कैसी होती है? बहुत डेलिकेट होती है। मतलब अगर हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही क्या हो सकता है, दांतों, 2 दांतों के बीच में भी दब जाए अगर, तो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। तो बहुत कैसी होती है? डेलिकेट, बहुत नाजुक होती है। आपके ओसोफेगस की लाइनिंग, यानी जो आपका फूड पाइप है, जो फूड पाइप हमारा गले से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ओसोफेगस की लाइनिंग। आपके फेफड़े में जो फुफ्फुस कोशिकाएं, कुपिकाओं की जो लाइनिंग है, जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी लाइनिंग, ये सभी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। मतलब बहुत सरल प्रकार की शल्की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक ये होते हैं, जो एक सिंगल लेयर में होते हैं। चपटी उनकी आकार होता है, एक सिंगल लेयर है और चपटी कोशिकाओं से बना हुआ टिश्यू है।
एक ही लेयर है और वो भी कैसी है, पतली है, फ्लैट सेल्स यानी चपटे आकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। और जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन जो होती है, ये हमारी स्किन है सिंपल स्क्वेमस ही, लेकिन कई लेयर्स इसमें होती है। The skin is also composed of simple squamous epithelium. Epithelial cells in the skin are arranged in many layers to prevent wear and tear. जैसे हमारी जो त्वचा है, हमारा जो ये जैसे मेरी ये हाथ की लाइनिंग है, तो इसमें हल्की सी चोट लगने पर ये तुरंत नहीं कटेगा फटेगा, कस के चोट लग जाएगी तो कट सकता है या फट सकता है, लेकिन बिल्कुल हल्की, जैसे मैं अब छू रही हूँ तो मेरे छूने से ये नहीं खराब होगा, है ना, इसमें चोट नहीं आएगी छूने से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे मुंह के अंदर के जो गाल के अंदर का जो स्किन है, उस स्किन से ये आपके हैंड्स पे जो स्किन है वो डिफरेंट है। हैंड्स वाला जो स्किन है वो थोड़ा सा टफ है और जो मुंह के अंदर वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा नाजुक है। ये सभी बच्चे समझ गए। तो क्या होता है कि ये जो फ्लैट सेल्स हैं, इनका एक लेयर तो होता है मुंह के अंदर, आपकी कोशिकाओं में, आपके फूड पाइप की लाइनिंग में, आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। लेकिन जब हम अपनी त्वचा की बात करते हैं, जो बाह्य त्वचा है, एक्सटर्नल बॉडी की जो बाह्य त्वचा है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उस पे ये वाली स्किन अगर यहाँ पे हो, मान लो जो अंदर वाली स्किन है वही स्किन अगर गाल के बाहर की साइड में भी हो तो क्या होगा, दिन भर कटा फटा ही रहेगा, कहीं इधर चोट लग गई, वैसे भी लग जाती है, लेकिन जब इस अगर बहुत नाजुक स्किन हो तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा टियर एंड वियर के चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा टियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कटने फटने के चांसेस होंगे। तो इसलिए ईश्वर ने वहां पे क्या बनाई है, मल्टी लेयर्ड इपिथीलियम दी गई है वहां पे। मल्टी लेयर्ड इपिथीलियम का मतलब है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम। अब इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी जैसे ये फ्लैट सेल्स हैं, तो जब ये एक ही परत है तो ये सिंपल है, एक ही परत है तो ये सिंपल है। अब इसी में अगर कई परतें आ जाएं, 2-3 परतें आ गई, तो एक परत ऊपर की कटेगी फटेगी, लेकिन फिर भी बचे रहेंगे, है ना। कई परतें आ गई है। अब जब ये कई परतें आ गई तो ये क्या है, ये है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम, यानी चपटी इपिथीलियम है लेकिन कई परतों वाली है, मल्टी लेयर्ड है ये कैसी है, मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड। और ये कैसी है, ये सिंगल लेयर वाली, ये कैसी है, ये सिंगल लेयर वाली। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, डायग्राम में देखेंगे। ये है सिंपल स्क्वेमस, जहां पे ये जो सेल्स हैं ये अरेंज हैं एक साथ, लेकिन कैसी है, एक ही परत है इसमें। सिंपल स्क्वेमस का मतलब क्या है कि एक ही परत है कोशिकाओं की और उससे ही जो टिश्यूज बने हैं वही आपका सिंपल स्क्वेमस है, यानी कि शल्की ऊतक इन्हें हम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सरल शल्की ऊतक हो गया ये, सरल शल्की ऊतक, यानी सिंपल इपिथीलियम स्क्वेमस टिश्यूज हैं। और दूसरी वाली जो है उसमें क्या है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर है ये बहुत सारी है, तो ये कैसी है, ये सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है। और जब हम स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करते हैं तो ये कैसी है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 लेयर्स इसमें दिखाई पड़े, तो बहुत सारी लेयर्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, यानी बहुत सारी लेयर्स इसमें हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। तो क्लियर, समझ में आ गया। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये नाजुक होती है,
और ये थोड़ी सी मजबूत होती है। सभी जानते हैं ना, हमने बहुत बार ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि हमारी जो त्वचा होती है ये 7 परतें होती हैं इसमें। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होती है, यानी मल्टी लेयर्ड होती है। एक ही लेयर हो तो तुरंत कट फट जाएगा, चोट लग जाएगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इसलिए त्वचा कैसी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बनी हुई है। फ्लैट सेल्स जब एक साथ इकट्ठी होकर के टिश्यू बनाएं और कई लेयर्स, मतलब एक लेयर इसी तरीके की कई लेयर्स इसके ऊपर बन जाएं, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहलाती है। इपिथेलियल टिश्यू ही 2 प्रकार के होते हैं। ये जो शल्की ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल प्रकार का जिसमें एक ही लेयर होती है, और एक होता है थोड़ा सा जटिल प्रकार का जिसमें कई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया है। अब हम जंतु ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। तो जब हम जंतु ऊतकों के बारे में बात करें, जंतु ऊतकों में सबसे पहला आपका इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो आकार में चपटी होती हैं, यानी फ्लैट सेल्स से मिलकर के बनती हैं। और जब बहुत सारी फ्लैट सेल्स एक साथ मिलती हैं तो इपिथेलियल टिश्यूज का निर्माण होता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, जिसमें सिंगल लेयर होगी फ्लैट सेल्स की, वो आपका सिंपल स्क्वैमस कहलाएंगी। और जहाँ पे लेयर्स की संख्या 2 या उससे बहुत ज्यादा होगी, जैसे हमारी त्वचा में 7 लेयर्स ऑफ स्क्वैमस सेल्स होती हैं, तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहलाता है। ये आपका हो गया इपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स क्या हैं आपका इपिथेलियल टिश्यूज के? ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। हमने सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात कर ली। दूसरा इपिथेलियल टिश्यूज का प्रकार है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, यानी ऐसे इपिथेलियम में जो सेल्स होंगी उनका आकार क्या होगा, घनाकार होगा। घनाकार इपिथेलियम होती है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि घनाकार इपिथेलियम जो है उसमें क्यूब के आकार की इपिथेलियम होती है। जैसे ऐसा आकार होगा, क्यूब का आकार होगा। क्यूब क्या होता है, जैसे आपका लूडो का गेम खेलते हैं बच्चे तो पासा होता है ना, पासा होता है जिसमें बहुत सारी वो होती है। क्यूब का मतलब ऐसा आकार। ये वाला आकार जो है ये क्यूब का आकार है। तो ऐसी सेल्स यहाँ पे होती है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस तरीके का। अब दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में, यानी आपकी जो लार ग्रंथियां हैं उनमें, लार ग्रंथियों में, और आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स में, यानी यकृत की आपकी नलिकाओं में। यकृत की नलिकाओं की लाइनिंग में होती है ये, ठीक है। सम स्पेशल क्यूबॉइडल सेल्स फॉर्म द सरफेस ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स एंड ग्लैंड सेल्स, यानी कुछ हमारे शरीर में जो अलग अलग एंजाइम्स का, अलग अलग हार्मोन्स का स्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं, तो ग्रंथियों की सेल्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं। ग्रंथियों की कोशिकाएं या ग्रंथियों के जो ऊतक हैं वो जिन कोशिकाओं से बने हुए हैं उनमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो पहला हमने स्क्वैमस के बारे में जाना कि स्क्वैमस तो 2 प्रकार की होती हैं। जो चपटी कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, आपका सिंपल हो गया और स्क्वैमस हो गया। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड हो गया। क्यूबॉइडल आपका एक ही प्रकार की होती है जिसमें क्यूब लाइक सेल्स मौजूद होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, यानी इसमें जो कोशिकाओं का आकार होता है वो कैसा होता है,
इसमें कोशिकाओं का आकार आपका क्यूब लाइक होता है, इसमें क्यूब के आकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा जो प्रकार है वो है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब स्तंभाकार एपिथेलियम। क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम। एपिथेलियम नाम से ही समझ में आ रहा है कि columnar epithelium consists of elongated और column like cells, है ना। अब इनका आकार कैसा है? इनका आकार है ऐसे लंबा लंबा। ये क्या है? जैसे आपके घरों में कॉलम बनते हैं, घर बनाते समय जैसे कॉलम बनते हैं ना, कॉलम, तो वो क्या है? ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से मिलकर के बनते। यहाँ पर ये बेस हो गया, ये हो गया बेस, और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हो गई। तो इनसे मिलकर के जो टिश्यू बना हुआ है, इनसे मिलकर के जो ऊतक बना है, एपिथेलियल ऊतक का ही प्रकार है, तो इसे हम कॉलमनर एपिथेलियम या स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल्स। Columnar epithelium consists of elongated or column-like cells. These tissues are mainly found in the parts where absorption and secretion occur. कहाँ पे ये पाई जाती हैं? ये हर उस पार्ट में पाई जाती हैं जहाँ पे अवशोषण की प्रक्रिया हो रही हो या सिक्रीशन की प्रोसेस हो रही हो। तो सिक्रीशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? हमारे आंतों में, हमारे पेट में, ठीक है। हमारे पेट में और आंतों में जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना जब टूटता है तो वो जो पोषक तत्व हैं उनका हमारे शरीर द्वारा अवशोषण किया जाता है, अब्जॉर्प्शन किया जाता है, और वहीं पे भोजन को तोड़ने के लिए, भोजन के ब्रेक डाउन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। तो ऐसी लाइनिंग में जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है एंजाइम्स का और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां पर ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे ऊतक जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, यानी कि अवशोषण और स्रावण की प्रक्रिया हो रही है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम आर द लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक, यानी कि आंतों और पेट की अंदरूनी सतह, पेट की अंदरूनी सतह, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? मान लीजिए ये आपका पेट है, मान लीजिए ये आपका पेट है, जे शेप का स्ट्रक्चर है, ये आपका पेट है। तो अंदर वाली जो लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर है, ये क्या है? ये है कॉलमनर एपिथेलियम, इंटरनल लेयर, आंतरिक सतह, बाहर वाली नहीं, अंदर वाली सतह जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आपके पेट की जैसे पेट हमारा है ना, हमारे शरीर के अंदर है, तो पेट जो है, पेट वाला थैली, उसकी बाहरी सतह नहीं, उसकी अंदरूनी सतह इस कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। तो ये क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? आपका एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें 3 प्रकार के शेप वाली संरचनाएं होती हैं। मतलब सेल्स, जिन सेल्स से ये टिश्यूज बने हुए हैं, उस सेल्स के आकार के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो गया स्क्वैमस, यानी कि चपटा एपिथेलियल
आपका हो गया क्यूबॉइडल यानी घनाकार, और आपका हो गया कॉलमनर यानी कि स्तंभाकार। तो ये तीन आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम अगर अपने हाथ से आप बनाएंगे तो आपको संरचना उसकी याद हो जाएगी, और कहाँ पे ये प्रेजेंट है वो भी आप जरूर लिख लेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने जंतु ऊतक में 3 प्रकार के इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा, जो कि था स्क्वैमस इपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल जो कि आपका फ्लैट सेल्स से बनता है, आपका क्यूबॉइडल हो गया, आपका घनाकार इपिथेलियम, और स्तंभाकार इपिथेलियम। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, और डायग्राम के साथ साथ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी आप लिखेंगे। ये आपका स्तंभाकार इपिथेलियम हो गया, ये आपका बच्चों क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो गया, और ये आपका स्क्वैमस इपिथेलियम हो गया। इन तीनों का डायग्राम आप बनाएंगे, इसका नाम और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी लिख लेंगे। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।